भाई बहन ने सड़क पर एक भयानक दृश्य देखा। एक रहस्यमय व्यक्ति खून से सने बोरों को एक पाइप में फेंक रहा था। अचानक रहस्यमय व्यक्ति ने भाई बहन को देखा, चुपचाप उनकी ओर स्थिर नजर से देख रहा था, मानो दो शिकारों का निरीक्षण कर रहा हो। डरावनी निगाहों ने उनकी रीढ़ में ठंडक भर दी। दोनों ने देखा कि स्थिति सही नहीं है। पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमय व्यक्ति ने ट्रक चलाकर उनका पीछा किया। इसी महत्वपूर्ण समय पर मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। ट्रक की गति तेज थी, वह उनके तुरंत पीछे था और जोर से टकरा गया, जिससे उनकी गाड़ी सीधे झाड़ियों में जा घुसी। सामने वाला गाड़ी चलाकर चला गया। सौभाग्य से दोनों घायल नहीं हुए। विश्लेषण के बाद वे यह मानते हैं कि रहस्यमय व्यक्ति के बोरे में इंसान है। न्याय भावना से प्रेरित होकर माइक वहां जाकर लोगों को बचाना चाहता है। हालांकि बहन जेनी सहमत नहीं है, लेकिन वे अपने जिद्दी भाई को नहीं रोक पाती और दोनों फिर से उस जगह पर वापस जाते हैं। ये एक पुराना छोड़ा हुआ चर्च है, जिसके दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से कसकर बंद हैं और चर्च के चारों ओर कौवे भरे हुए हैं। दोनों पाइप की ओर आश्चर्य से बढ़े और देखा कि पाइप गहराई में कहीं खो जाता है और उसके भीतर से एक भयानक दुर्गंध आ रही है। जिज्ञासा ने माइक को अंदर झांकने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी बहन से कहा कि वह उसके पैर पकड़ ले और खुद पाइप में झांकने लगा। अचानक उसके सामने कुछ चूहे आ गए, जिससे पहले से ही नर्वस माइक डरकर हाथ पैर मारने लगा और उसने अपनी बहन को जमीन पर गिरा दिया। फिर वह आसानी से पाइप से फिसल गया। सौभाग्य से जमीन काफी नरम थी, जिससे उसे कोई चोट नहीं लगी। माइक उठकर चारों ओर देखने लगा और उसने देखा कि उसके सामने एक चलने वाली चीज है। अचानक बोरे के अंदर के आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया, जिससे मैक चौंक गया। फिर उसने बोरा खोला। वहाँ एक फटेहाल आदमी था जो धीमे स्वर में बात कर रहा था। माइक से मदद की गुहार लगाई। माइक उसे बचाने की सोच ही रहा था कि उसने देखा कि उसके पेट के अंदर की आंतें पहले ही निकाल दी गई थी और फिर उसकी जान चली गई। जमीन पर लाशों के पैकेजेस बिखरे हुए हैं और यहाँ तक कि ऊपर भी मुख्तलिफ डरावनी हालत में लाशें लटकी हुई हैं। यहाँ तक कि अपने गायब हो चुके साथियों की लाशें भी यहाँ मौजूद हैं। ये जगह है कहाँ? पाइपलाइन के बाहर बहन ने सहायता के लिए खोज की, लेकिन असफल रही। कार के आगे खड़ी होकर भाई का इंतजार कर रही है। इस समय वो ट्रक वापस आ गया। जेन ने जल्दी से कार में प्रवेश किया। महत्वपूर्ण समय पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। सौभाग्य से उसने गलत देखा था। ट्रक किसी नरभक्षी का नहीं था। जैसे ही जनी डर में बैठी थी, अचानक कार की खिड़की के बाहर एक व्यक्ति दिखाई दिया। ये पाइप से बाहर आया हुआ माइक था। लौटकर आए हुए माइक सह चालक की सीट पर स्तब्ध बैठा था। वो भयानक दृश्य अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। दोनों लोग पेट्रोल स्टेशन पहुंचे कि वे पुलिस को सूचना दे सके। अचानक वह डरावना ट्रक तेजी से गुजर गया। जल्दी से कमरे में आकर मदद मांगी, लेकिन यहाँ के लोग अजीब निगाहों से माइक की तरफ देख रहे थे। घबराए हुए माइक को अचानक एक फोन कॉल आई। दूसरी ओर एक औरत थी। उसने माइक से कहा कि वह जानती है कि माइक पाइपलाइन में गया था। वहाँ पर नरभक्षियों का भोजन भंडार है। अगर नरभक्षियों ने उसके मौजूद होने की गंध सूंघ ली, तो चाहे माइक दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, वह नरभक्षियों के शिकार से नहीं बच पाएगा। ये सुनकर माइक ने डर के मारे तुरंत 2 पुलिसकर्मियों को बुला लिया, लेकिन दुर्भाग्य से आदमखोर आ गया। उसने देखा कि दूसरा आदमी कार की छत पर खड़ा था। फिर उसे कार से बाहर खींच लिया और एक झटके में कार की छत को छेद दिया और दूसरे पुलिस वाले के सिर को भी बाहर खींच लिया। एक कुल्हाड़ी से उसका सिर काटकर मैक की कार पर फेंक दिया। दोनों डर के मारे तुरंत गाड़ी रोकते हैं। जेनी गाड़ी से उतरकर स्थिति का जायजा लेने लगती है। तब आदमखोर भी कार की छत से नीचे उतरता है और जमीन पर पड़े सिर को उठाकर जैसे मसालेदार खरगोश के सिर को चबाने लगता है। उठकर दोनों सामने के दृश्य से डर गए और एकदम से गाड़ी तेज करके भाग निकले। वे पास के एक घर के सामने पहुंचे, जहां एक अकेली बूढ़ी महिला रहती थी। वे चाहते थे कि बूढ़ी महिला पुलिस को बुलाए। तभी यहाँ की बत्तियां अचानक बुझ गईं। चारों ओर देखते हुए भयानक प्राणी पहले से ही एक और शांति से खड़ा था। इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, दादी बाहर आईं। राइफल पकड़कर भयानक प्राणी पर गोली चला दी, लेकिन भयानक प्राणी ने आसानी से बचाव किया और दादी के घर में कूद गया। दादी को घर में पाले गए बिल्ली की याद आई। वे तुरंत अंदर भागी और तभी घर के अंदर से 2 गोलियों की आवाज आई। भयानक प्राणी दादी को उठाए बाहर आया और दोनों डर के मारे तुरंत कार लेकर भाग गए। आदमखोर एक छलांग में कार पर कूद गया। जेन ने मजबूरी में गाड़ी पीछे की। इतनी शक्तिशाली आदमखोर से सामना करते हुए जेन ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन आदमखोर ने फिर से एक छलांग में आसानी से बच निकलने में सफल हो गया। जेन ने फिर से एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया और आखिरकार भयानक आदमखोर को गिरा दिया, लेकिन उसने वहाँ रुकने के बजाय बार बार आदमखोर के ऊपर से गाड़ी चलाई। कई बार कुचलने और टक्कर मारने के बाद दोनों ने सोचा कि राक्षस मर चुका है, लेकिन नहीं सोचा था कि एक अद्भुत दृश्य होगा। राक्षस के पंख उगाए और वह पागल होकर उन्हें फड़फड़ाने लगा। यह आखिर कौन सा राक्षस है? दोनों डर से यहाँ से जल्दी चले गए और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताया। के बाद दरवाजे के बाहर अचानक एक बड़ी अम्मा आ गई। बड़ी अम्मा ने खुद को देवी बताया। वो पहले से जिनसे फोन पर बात हुई थी और केवल वही इंसानखोर की कहानी जानती है। इंसानखोर हर 33 साल में बाहर आता है खाने की तलाश में और हर बार 33 दिन तक शिकार करता है, चाहे कितनी भी गंभीर चोट लगे। इंसानी मांस खाकर जल्दी से ठीक हो सकता है। इंसानखोर के द्वारा चुने गए लक्ष्य, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न भाग जाएं, उन्हें गंध से ढूंढ लेता है। तभी पुलिस स्टेशन की बत्तियां सभी बुझ गए। क्या यह सब कुछ खाने वाला शैतान आ गया है? शेरिफ ने तुरंत आपातकालीन रोशनी चालू की ताकि कोई जेल से भाग न सके। पुलिस ने सभी सलाखों की स्थिति की जांच की और पाया कि 2 कैदी डर के मारे देख रहे थे सामने की ओर। पुलिसकर्मी ने कैदी की नजर का पीछा किया और देखा कि भयंकर राक्षस एक कैदी को भूख से खा रहा था। पुलिस वाले डर के मारे उस राक्षस पर गोली चलाते हैं, लेकिन नहीं हुआ। अंत में वो फिर से शिरेनमो का रात का भोजन बन गया। ऊपर के पुलिसकर्मी ने गोली की आवाज सुनी। सभी पुलिसकर्मी पूरी ताकत के साथ बाहर निकले, जबकि माइक और उनकी टीम ऊपर छिपी हुई थी। उसी समय आगे बढ़ रहा एक पुलिसकर्मी शिरेनमो के द्वारा अचानक से नीचे से पकड़ लिया गया और उसका दिल निकाल लिया गया। वो बहादुर पुलिसकर्मी वहीं पर शहीद हो गया। इसके बाद शिरेनमो का कहीं कोई अता पता नहीं था। अन्य पुलिसकर्मी ऊपर की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे, मगर उन्होंने नहीं सोचा था कि शिरेनमो पहले ही ऊपर पहुंच चुका था और माइक को ढूंढ लिया था। शंपो ने दोनों से ऊपर जाने के लिए कहा और खुद अपने शरीर का उपयोग उन दोनों के लिए समय पाने के लिए किया।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिरेनमो ने सिर्फ उसे पकड़कर सूंघा और फिर चला गया। हो सकता है कि ओग्र को लगा कि काले लोगों का मांस जहरीला होता है। इस समय भाई बहन दोनों पूछताछ कक्ष में छिप चुके थे। ओग्र दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उन्हें पकड़ लिया। उनकी गंध सूंघने के बाद माइक की गंध अधिक सुगंधित लगी। फिर उसने जेनी को बाहर फेंक दिया। इसी समय पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस अंदर आई। जेनी ने ओग्र को बताया कि उसे खाकर उसकी तुलना में वह अधिक कोमल है और अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन जाहिर है कि शिरेनमो उसकी बात नहीं समझ पाया। माइक को पकड़कर खिड़की से बाहर उड़ गया और सिर्फ निराशा भरी जेनी को छोड़कर वह पीछा नहीं कर सकी, लेकिन केवल देख सकती थी कि उसका भाई धीरे धीरे चांदनी में गायब हो रहा है। अगले दिन अपने भाई को खो चुकी जेनी पुलिस स्टेशन से बाहर आई और उसने देखा कि सामने एक कौवा उड़ रहा था और थोड़ी दूर पर एक परित्यक्त फैक्ट्री के बाहर भी कौवे बैठे थे। फैक्ट्री के अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। यहीं पर शिरेनमो का नया अड्डा था। इस समय माइक का नीज अंग शिरेनमो द्वारा खा लिया गया है। केवल एक डरावनी इंसानी त्वचा छोड़ दी गई थी।